मध्य प्रदेश में उपचुनाव की रणभेरी बज गई है। 28 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसके लिए 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे। 19 नवंबर तक नामांकन वापसी का समय रहेगा। मध्य प्रदेश के 28 के संग्राम को सबसे दिलचस्प जंग ग्वालियर चंबल के रण में होगी। यहाँ की 16 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों जोर लगा रही हैं। यही वो चुनावी रण है जहां दोनों पार्टियों की साख भी दांव पर लगी हुई है। इस उपचुनाव में मुद्दों की बात करें तो टिकाऊ बनाम बिकाऊ सबसे बड़ा मुद्दा है। कर्ज माफी बनाम वादा खिलाफी, गद्दार बनाम वफादार, ये वो मुद्दे हैं जिनके हावी रहने की उम्मीद है। दोनों दल अपने अपने चुनावी तर्कश में मुद्दों का असला लेकर तैयार हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि तैयारियां पूरी हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव में मतदान होगा। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। कोरोना महामारी के दौर में चुनाव एक बड़ी चुनौती है। इसके चलते चुनाव प्रचार से लेकर वोटिंग और काउंटिंग तक पहले के चुनाव से काफी अलग नजारा दिखेगा। कोरोना के चलते इस उपचुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो, नेताओं की भीड़ के साथ घर जाकर प्रचार करना नहीं होगा। पोलिंग बूथ पर भी वोटरों की लंबी लंबी लाइनें नहीं दिखेंगी, क्योंकि इस बार एक पोलिंग बूथ पर 1500 की बजाय 1000 वोटर रहेंगे और यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। और क्या कुछ वो गाइडलाइंस हैं, एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। यानी इस बार वोटिंग कैसे होने जा रही है। एक बूथ पर 1500 के बजाय अब 1000 वोटर्स आएंगे। पोलिंग स्टेशन की एंट्री एग्जिट अलग अलग होगी। एंट्री और एग्जिट पर साबुन, पानी और सैनिटाइजर रखा होगा, जिसका इस्तेमाल करना होगा। वोटिंग के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा। अगर कोई बगैर मास्क के पहुंचेगा तो उसे पोलिंग बूथ पर मास्क दिया जाएगा। हर वोटर की थर्मल स्कैनिंग अंदर जाने से पहले की जाएगी और तापमान ज्यादा आने पर उसे एक टोकन दिया जाएगा। इसके अलावा बूथ पर क्या कुछ इंतजाम रहेंगे। बूथ पर हर 6 फीट की दूरी पर एक गोल घेरा बनाया जाएगा। 2 की बजाय 3 कतारें इस बार लगाई जाएंगी। एंट्री पॉइंट पर थर्मल चेकिंग की जाएगी। वोटिंग एरिया सैनिटाइज किया जाएगा। साइन करने और बटन दबाने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल मतदाता को करना होगा। और जो लोग कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे या फिर पहले से हैं, उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन होगी। कोरोना पॉजिटिव मरीज के लिए पोस्टल बैलेट से वोट डालने की इजाजत है। कोरोना मरीज आखिरी घंटे में अपना वोट डाल सकेंगे। इसके अलावा चुनाव प्रचार भी इस बार कुछ बदला बदला नजर आएगा। अब उम्मीदवार के साथ भीड़ नहीं चलेगी, सिर्फ 5 लोग नजर आएंगे। रोड शो भी छोटा होगा, सिर्फ 5 गाड़ियों की इजाजत रहेगी। आधे घंटे बाद 5 गाड़ियों के दूसरे काफिले को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अगर कोई उम्मीदवार रैली करता है तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। और एक बार जब वोट डल जाएंगे तो फिर उसकी गिनती यानी मतगणना कैसी होगी, इसके भी नियम तय कर दिए गए हैं। काउंटिंग हॉल में 7 से ज्यादा टेबल नहीं होंगी। 3 से 4 हॉल में एक क्षेत्र के वोटों की गिनती की जाएगी। ईवीएम यूनिट को सैनिटाइज किया जाएगा। वीवीपैट को सील हटाने का काम एक अधिकारी के जिम्मे किया जाएगा। इसके अलावा काउंटिंग स्थल को भी डिसइंफेक्ट किया जाएगा। तो ये तमाम नियम हैं जो इस बार सबसे बड़े चुनाव में हमको नजर आने वाले हैं। जुगल किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। जुगल, यकीनन कोरोना काल में ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन अगर हम ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान का मान लिया जाए तो कहाँ जा रहा है। क्या कुछ असर इस बार आप देखते हैं, क्या कुछ फर्क आप इस बार देखते हैं कोरोना काल और इससे पहले हुए चुनाव में? देखिए, इस उपचुनाव का 2 आकर्षण होंगे। पहला आकर्षण तो ये होगा कि, और या हम कहते हैं दिलचस्पी ये होगी
कि मध्य प्रदेश में किसकी सत्ता रहेगी, शिवराज सिंह चौहान सत्ता में बरकरार रहेंगे या फिर कांग्रेस वापसी करेगी। एक दिलचस्प पहलू इस पूरे उपचुनाव का ये रहेगा। दूसरा दिलचस्प पहलू ये रहेगा कि चुनाव किस तरीके से होंगे, क्योंकि हम जो आज तक चुनाव देखते आ रहे हैं ये चुनाव उससे बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस बार कोरोना काल चल रहा है और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव होगा। तो ये चुनाव जो है, चुनाव भी एक आकर्षण और दिलचस्पी का केंद्र रहेगा और किसकी सरकार बनेगी, चुनाव कौन जीतेगा, ये भी दिलचस्पी का केंद्र रहेगा। अगर हम बात करें कि कोरोना काल की गाइडलाइन जो चुनाव आयोग ने दी है, तो अगर हम उसको 3 चरण में बांटें तो सबसे पहला चरण आएगा चुनाव प्रचार किस तरीके से होगा। तो अक्सर हमने जब चुनाव प्रचार देखा है तो उसमें ये देखा है कि नेता फूल मालाओं से लदे होते हैं, ढोल धमाके होते हैं, गाड़ियों का एक पूरा लश्कर होता है और एक भारी भीड़ समर्थकों की उनके साथ चलती है। लेकिन इस चुनाव में ये सब नहीं होगा। जैसा अगर रोड शो भी करना होगा तो 5 से अधिक गाड़ियाँ नहीं होंगी, अगर घर घर प्रचार करना होगा तो 5 से अधिक कार्यकर्ता नहीं होंगे। तो ये एक अलग तरीके का चुनाव होगा। इसमें चुनाव प्रचार की अगर हम बात करें तो बिल्कुल अलग तरह का चुनाव प्रचार होगा, जिसमें कोई शोरगुल नहीं होगा, बल्कि मतदाताओं के सामने प्रत्याशी अपनी बात ही रख पाएगा, अपनी बात रखेगा और अपने मुद्दे बताएगा। इसके अलावा अगर सभा की बात करें तो सभा में 100 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। तो ये तमाम नियम कायदे प्रचार के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मतदान की, तो मतदान के लिए भी जो मतदान सबका अधिकार है, मतदान से कोई भी वंचित ना रहे, चुनाव आयोग ने इसकी चिंता की है। चाहे वो कोरोना पेशेंट हो, चाहे वो क्वारंटाइन हो, चाहे कोई हो, उसको चुनाव से वंचित, मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए जो लोग स्वस्थ हैं उनको वो पहले मतदान कर लेंगे। उसके बाद आखिरी का जो 1 घंटा बचेगा वो क्वारंटाइन व्यक्ति या फिर जो कोरोना पेशेंट हैं उनके लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा भी अगर कोई 80 साल से उम्र के जिनकी ज़्यादा है वो वोट डालना चाहते हैं तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये हो गई मतदान की बात। अब अगर हम तीसरा चरण देखें तो मतगणना होती है। मतगणना में भी बेहद सतर्कता बरती जाएगी। मतगणना के दौरान जिस हॉल में मतगणना होगी उसको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। ईवीएम मशीनें सैनिटाइज की जाएंगी। जो लोग वहाँ कर्मचारी तैनात होंगे उनको पूरी तरीके से थर्मल स्कैनिंग के साथ तमाम जो ज़रूरी सुरक्षात्मक उपाय हैं वो किए जाएंगे और उसके बाद मतगणना होगी। यानी हम कह सकते हैं कि इस बार का ये उपचुनाव बेहद दिलचस्प होगा। दिलचस्प ये भी होगा कि सरकार किसकी बनेगी, दिलचस्प ये भी होगा कि आखिर ये चुनाव कैसे हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुगल तमाम बातचीत के लिए। चुनाव दिलचस्प होने जा रहे हैं, न सिर्फ इस लिहाज से कि मुकाबला कड़ा है, बल्कि इस लिहाज से भी कि इस बार वो सब चुनाव के बीच होने जा रहा है, नामांकन से लेकर चुनाव के नतीजे आने तक, जो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ।